एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। ठीक है, मेटेलिक वायर के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व करेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से होता क्या है, इससे आपको हेल्प मिलती है कि जो गिवन मटेरियल है, ठीक है, वो डिफॉर्म कितने लोड पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब उसकी शेप कैसे चेंज हो रही है, ये मतलब हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वेरी फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। ऑब्वियस बात है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास डक्टाइल मटेरियल होते हैं, एक ब्रिटल होते हैं। जैसे ब्रिटल मटेरियल को आप एग्जांपल ले सकते हो ग्लास, ठीक है ना, कांच जो होता है। ठीक है, और डक्टाइल मटेरियल मतलब मेटल्स हो गई, जैसे आपकी कॉपर हो गई, एल्युमिनियम हो गई। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। क्लियर? तो मतलब क्या, मटेरियल टू मटेरियल ये जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है, वेरी करेगी। ठीक है, एंड दीज कर्व हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ अ गिवन मटेरियल डिफॉर्म, कैसे वो मटेरियल डिफॉर्म होगा विद इंक्रीजिंग द लोड। जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और इस पर हमने ऐसे लोड लगा दिया एक। क्लियर? तो ये वायर कैसे इंक्रीज होगी, लोड बढ़ा रहे हैं तो किस तरह से ये इंक्रीज हो रही है इसकी लेंथ में, यानी कि स्ट्रेन। ठीक है ना, जो फ्रैक्शनल चेंज होता है लेंथ में, वो क्या होता है, हमारा स्ट्रेन होता है। तो ये मतलब है कि कितने स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन हो रहा है इसमें, ये चीज़ सब हम इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में पता करेंगे। क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल ले लो, एक वायर का यहाँ पर हमने ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोड लगा दिया हमने अब। ठीक है, तो लोड लगाने पर हुआ क्या, एक तरह से जब हम लोड लगा रहे हैं यानी कि क्या लग रही है, इस पर फोर्स लग रही है एक पर्टिकुलर एरिया पे, इस पे यानी कि स्ट्रेस लग रहा है। ठीक है, तो गिवन स्ट्रेस पे कुछ स्ट्रेन होगा। तो जो हम इनिशियली बात करें, अगर ये हमारा ओ है पॉइंट, ठीक है, तो इनिशियली क्या होता है, ये इस तरीके से इसकी कर्व आएगी एक। कैसी है ये कर्व? स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, जैसे हमने कहा ये कहाँ तक आई आपके पास, ए तक आ गई। कहाँ तक आई? ए तक। तो ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रेट लाइन में आई है, तो यानी कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इसी वजह से हम इस ए पॉइंट को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट तक स्ट्रेस जितना बढ़ा रहे हैं उतना स्ट्रेन बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, यहाँ तक स्ट्रेन है। और ये क्या होता है, हुक्स लॉ होता है। तो यानी कि ये ए पॉइंट तक क्या करता है, ओबे करता है हुक्स लॉ को। ठीक है, तो ओ से ए तक क्या करता है, हुक्स लॉ को ओबे करता है, और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है क्योंकि हुक्स लॉ को ओबे करता है। तो इसीलिए हमने ए पॉइंट को क्या बोला, इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट हो गई यहाँ तक। क्लियर है? अब आगे क्या होता है इसके अंदर, जैसे आप फर्दर जो है स्ट्रेस बढ़ाओगे ए से आगे, ठीक है, तब क्या होगा, तब इसमें हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा। जैसे हम बात करें इसमें, तो जैसे आपने ये किया तो यहाँ बी पॉइंट आया, ये कौन सा पॉइंट आया, बी पॉइंट आया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर बी पॉइंट पे भी अगर हम क्या करेंगे, जैसे हम स्ट्रेच कर रहे हैं वायर को, जैसे ये वायर स्ट्रेच हो रही है, ठीक है, स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच करने पे क्या हो रहा है, ये ऑब्वियस बात है इसकी लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। और जब हम वापस से इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स कम कर देंगे, यानी कि ये वाला लोड हटा देंगे, मैं यहाँ पर इस तरीके से समझा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर इस तरीके से समझो, ये लोड पड़ रहा है तो ऑब्वियस बात है इसमें क्या हो रही है, ये स्ट्रेचिंग हो रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो इसमें होगा क्या, लेंथ में इंक्रीज होगा, और जब हम क्या करेंगे, स्ट्रेस हटा देंगे, फिर ये दोबारा अपनी शेप में आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ए पॉइंट पे जब हमने किया तब भी यही हो रहा था कि अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस हटा देते हैं तो ये रिट्रेस कर लेता है, यानी कि क्या करता है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है जो वायर है। ठीक है, अब बी पॉइंट तक क्या हुआ, स्ट्रेस बढ़ाया, स्ट्रेन आया, लेकिन अब यहाँ हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाएंगे, यानी कि ये लोड हटा देंगे, तब भी क्या करेगा, ये रिट्रेस करेगा पाथ को। और यानी कि मतलब क्या है इसका, कि कोई भी स्ट्रेन उसमें एक्स्ट्रा नहीं हुआ, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी तब भी वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में है। क्लियर है? बताओ। तो ये जो बी है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, बी पॉइंट को हम बोलते हैं यहाँ पर इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट, और यील्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, और यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, यील्ड पॉइंट क्यों बोलते हैं, यील्ड मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा है कि यहाँ तक तो क्या है, इसकी इलास्टिक लिमिट है, उसके बाद आगे क्या होगा, इसका प्लास्टिक रीजन स्टार्ट होगा। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर हमें इतनी बात पता चल गई कि ओ से लेके बी तक क्या है, हमारा इलास्टिक रीजन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि ओ टू बी क्या है, हमारा इलास्टिक रीजन है। क्लियर है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा रहे हो, यानी कि अपना लोड हटा रहे हो, तो यानी कि स्ट्रेस हटा रहे हो, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है वायर। क्लियर है इतनी बात? ये समझ में आया इलास्टिक रीजन का? अब आप कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हुक्स लॉ जब आपने पढ़ाया था तो वहाँ पर लिखा था स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो यहाँ तो इलास्टिक लिमिट में अब आप कहोगे कि यहाँ तो हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा,
लेकिन एक बात को समझना, विद इन द इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है, ये ए पॉइंट तक भी तो क्या हो रहा है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही आ रहा है ना, समझ रहे हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट, ये मतलब हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ भी क्लियर रहनी चाहिए, जिनके माइंड में आई होगी ये बात। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत? तो ये चीज़ आपको पता चली, इलास्टिक लिमिट, और इसको क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। और जो बी पॉइंट तक जो स्ट्रेस लगा, ये जो स्ट्रेस लगा यहाँ पर, ये इतना स्ट्रेस लगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर, सिग्मा वाई। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो जो यहाँ पर स्ट्रेस आया बी पॉइंट पे, उस जो स्ट्रेस को हमने क्या बोल दिया, यील्ड स्ट्रेंथ बोल दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? अब आगे हम बात करते हैं इसमें। देखो अब क्या होगा, इस पार्ट के बाद, बी के बाद थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाएंगे और स्ट्रेन ज़्यादा हो जाएगा। तो स्ट्रेस थोड़ा सा ही बढ़ाया और स्ट्रेन ज़्यादा हो गया। देखो स्ट्रेस तो हल्का सा ही बढ़ाई, इससे आप देख लो यहाँ पर कितना सा हुआ है, इस पॉइंट तक आएगा। अगर हम यहाँ पर इस पॉइंट पे देखें, ये सी पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो अगर इस पे देखेंगे तो ये देख लो कितना सा हुआ है स्ट्रेस, लेकिन स्ट्रेन कितना बढ़ गया यहाँ से अगर हम देखें, ये बी पॉइंट का है और ये सी पॉइंट का, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि यहाँ सी पॉइंट पे होता क्या है कि अगर अब हम यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स या जो हमने स्ट्रेस दिया हुआ है, ठीक है, ये हटा दें, तो ये क्या दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में आएगी? नहीं। ये देखो क्या होगा, क्या इसके अंदर, इसमें थोड़ा सा जो है 1% कह लो, लेस देन 1% स्ट्रेन रह जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम इसमें करेंगे तो ये रिट्रेस नहीं करती दोबारा से, क्या करते हैं इसमें हम, ये थोड़ी सी डैश लाइन आ जाती है, ये इस तरीके से, और ये ई पॉइंट बनता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, इतना पार्ट ये वाला क्या हो गया, इतनी लेंथ इसमें क्या रह गई, इंक्रीज ही रह गई, चाहे अब आपने फोर्स हटा भी दी, अपनी स्ट्रेस भी हटा दिया, यानी कि क्लियर है, तब भी इतना क्या रह गई इसके अंदर, स्ट्रेन रहेगा। मतलब क्या है, फ्रैक्शनल जो चेंज इन लेंथ है वो रह गई। क्लियर है, समझ रहे हो? तो यानी कि इसमें थोड़ी सी लेंथ बढ़ गई होगी, ये मतलब है। ठीक है, तो ये क्या है, लेस देन 1% का है। और इस जो हम इस सी पॉइंट से हमने कहा ना कि अगर इस वाले स्ट्रेस पे जो स्ट्रेन है, और हम जब स्ट्रेस हटा देंगे तो ये स्ट्रेन क्या रहेगा, दोबारा रिट्रेस नहीं होता। ठीक है ना, कि अपनी ओरिजिनल शेप साइज में, ये क्या करता है, ये 1% इंक्रीज रह जाता है, चाहे हम हटा भी रहे हैं, अब थोड़ा सा इंक्रीज। जैसे कोई रबड़ का एग्जांपल समझो, जैसे बार बार आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है, तो वो थोड़ी खुल नहीं जाती थोड़ी टाइम बाद, तो वही बात है इसमें भी, ऐसे समझ लो। ठीक है, लेकिन बात यहाँ वायर की हो रही है, रबड़ की नहीं हो रही है। पहली तो ये बात है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है मटेरियल में डिफरेंस है रबड़ में और जो हम बात करें यहाँ वायर की। क्लियर है? ठीक है, देखो इतनी तो आप बात समझते हो ना, जैसे कॉपर का मटेरियल है, उसको वायर में करना है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या कर रहे होंगे, स्ट्रेच कर रहे होंगे, तभी वो एक पतली पतली वायर्स में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मतलब कहने का है कि इतने स्ट्रेस पे अगर अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर दोबारा से हम उसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं स्ट्रेस को, तो होगा क्या, वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आ रही है। 1% का क्या हो रहा है उसमें, लेस देन 1% ही कह लो, हल्का बहुत ही उसमें इंक्रीज हो गया लेंथ का। क्लियर है, इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, तो यानी कि ये चीज़ क्लियर है अब आपके। ठीक है, सी पॉइंट पे, तो यानी कि ये जो सी पॉइंट है हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये यहाँ तक ओ से ई तक, कि अब यहाँ पर क्या हो गया, ये परमानेंट सेट हो गया। ठीक है ना, ओ ई से क्या हो गया, ये हमारा परमानेंट सेट बोलेंगे हम, जो हमारी वायर है परमानेंट सेट हो गई। अब इससे आप क्या कर लो, चाहे जो मर्जी कर लो, अब जो भी लेंथ में उसकी इंक्रीज हुआ है वो क्या होगा, हटेगा नहीं, चाहे अब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा भी दो। ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा ही आएगा। अब क्लियर है? अब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, अब देखो बी के बाद हो क्या रहा था कि हम स्ट्रेस थोड़ा बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, होगा भी सी के बाद भी यही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहानी समझना क्या होगा, हम मैक्सिमम स्ट्रेस तक लेके जाएंगे इसको, जितना हम दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस तरीके से ये बनाया कर्व। ठीक है, इससे क्या हुआ, देखो स्ट्रेस हम थोड़ा ही दे रहे हैं, ये इधर से देखो आप, ये मैक्सिमम स्ट्रेस ये है हमारा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डी पॉइंट। ठीक है, और इस डी पॉइंट पे जो स्ट्रेस है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इस डी पॉइंट पे बोलते हैं। क्लियर है, इतनी बात बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो क्या रहा है, बी के बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर आप स्ट्रेस कम दे रहे हो लेकिन स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अब क्या होगा कि अब हम इस डी पॉइंट को अगर कंसीडर करें, जो कि हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। क्या है, जो स्ट्रेस यहाँ लग रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो मटेरियल की। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद अगर आप स्ट्रेस कम भी कर दो या ये लोड हटा भी दो,
समझ रहे हो? तो क्या होगा, स्ट्रेन ऑटोमेटिकली होता रहेगा, यानी कि लेंथ इंक्रीज होती रहेगी वायर की। और एक पॉइंट आएगा जो कि हम बोलते हैं ई पॉइंट, जो कि हमारा होगा ब्रेकिंग पॉइंट, या हम जिसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। इसके बाद ये अपने आप ही टूट जाएगी वायर। जैसे कि इसमें आप चिंगम का एग्जांपल लो, चिंगम को आप खींच रहे हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा आप खींचना बंद भी कर रहे हो, ठीक है, तब भी वो क्या हो रही है, अपने आप बढ़ती जा रही है और बढ़ के फिर क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। वही काम यहाँ पर हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ मेटेलिक वायर। अब ये मेटेलिक वायर जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक तरह से डक्टाइल मटेरियल में आती है, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल के अंदर जब हम बात करते हैं, और इसमें एक चीज़ और याद रखना, ये बी से ई तक जो रीजन है, ये हमारा कौन सा है, प्लास्टिक रीजन बिहेव करता है। तो बी ई तक क्या करता है हमारा, प्लास्टिक रीजन, ठीक है जी, ये प्लास्टिक रीजन होता है। क्लियर है? अब देखो इसमें जो मैं आपको बता रहा था कि डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के अंदर क्या होता है आपके पास, ये जो डी और ई है, ठीक है ना, ये ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। मतलब कि डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा कि इसकी जो मैक्सिमम जो इसकी अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसके बाद ये क्या हो रहा है, अपने आप ही, चाहे आप स्ट्रेस कम करो या ना करो, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा और ई पे आके क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट होता है ना इसका, ये इसमें ज़्यादा होता है डक्टाइल में, ठीक है ना, मतलब इसका फ्रैक्चर पॉइंट दूर होता है इस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ से, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या, जैसे कि ग्लास, ग्लास में भी आप देखो, जब ग्लास, जैसे मान लो कोई ग्लास है, जैसे मान लो यही है ग्लास है, ठीक है, इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है, इसमें स्ट्रेस दे रहा हूँ, और ये क्या हो रही है इसके अंदर, बताओ। अब इसमें अगर हम कंप्रेशन का ले लें, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये उतना ही स्ट्रेन हो रहा है, मतलब कि कम हो रही है लेंथ, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्या होगा, इसकी मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ पे आएगा, ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे, ठीक है, फिर क्या होगा, ये टूट जाएगा उसके बाद। यानी कि इसका जो फ्रैक्चर पॉइंट है, ये इस डी के पास होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ये ई पॉइंट ब्रिटल मटेरियल्स का डी के पास होता है, जैसे मैक्सिमम अपने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ पे आएंगे और उसके बाद एकदम से टूट जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेटेलिक वायर्स हैं, यानी कि जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम वगैरह, ठीक है, इनमें नहीं होता ऐसे कि एकदम से ही टूट जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा कांच एकदम से टूट जाता है, आप कहोगे वो तो ऐसे किया हमने टूट जाता है, नहीं, उसमें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओगे तो देखना फिर से वो अपनी रिगेन कर लेता है शेप, ज़्यादा ही करोगे तो वो टूट जाता है, मतलब मैक्सिमम टेंसाइल जो स्ट्रेंथ है उसकी, यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है जो, उसके बाद वो एकदम से टूट जाता है जैसे ही उस पर पहुँचता है। समझ रहे हो इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और एक बात क्या है, डक्टाइल मटेरियल्स के अंदर जो ये प्लास्टिक रीजन होता है बी से ई वाला, ये तो लार्ज होता है, लेकिन जो ब्रिटल मटेरियल्स हैं जैसे कि ग्लास वगैरह, इनके अंदर क्या होता है, ये वाला प्लास्टिक रीजन बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। तो यही सब देखो, जो यहाँ पर मैंने बातें लिखी हुई हैं, ये समझो क्या कह रहा है। द इनिशियल पार्ट ओ ए ऑफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंडिकेटिंग दैट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो इनिशियल पार्ट है ओ से ए का, ये क्या है, ग्राफ का स्ट्रेट लाइन है, और ये क्या बता रहा है हमें, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। एंड अप टू द पॉइंट ए हुक्स लॉ इज ओपेड, ऑब्वियस बात है ओ से ए क्या हो रहा है, हुक्स लॉ भी हो रहा है, एंड द पॉइंट ए इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट। ये मैंने आपको बताया था, प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं हम। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद क्या कह रहा है, इन दिस रीजन द वायर बिहेव एज एन इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक बॉडी की तरह बिहेव करती है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ए पॉइंट तक आपने जब पहुंचे और आपने जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तब भी वो अपनी ओरिजिनल शेप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद कहता है आफ्टर द पॉइंट ए द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए के बाद देखो बी तक या उसके बाद भी क्या हो रहा है, स्ट्रेस इज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है स्ट्रेन के। एंड अ कर्व्ड पोर्शन ए बी इज ऑब्टेन्ड, और कर्व्ड पोर्शन ए बी हमें मिलता है यहाँ पर, ठीक है। However, the wire still returns to its original dimension when the load is removed। लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, वो ओरिजिनल अपनी शेप और साइज में आ जाती है अगर हम यहाँ से लोड रिमूव करते हैं। एंड द पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन। ये जो OB वाला जो ग्राफ है आपके पास, ये क्या बिहेव करता है, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, ये इलास्टिक रीजन है ये वाला, ठीक है। और यहाँ पर लिख देता हूँ, ये B से E वाला क्या है आपका, प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। क्लियर है? ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए आपके। क्लियर? तो यहाँ पर यही सब लिखा हुआ है कि पोर्शन OB ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड द इलास्टिक रीजन, एंड द पॉइंट B को हमने क्या बोला था, इलास्टिक लिमिट, या फिर हमने क्या बोला था, इसको यील्ड पॉइंट बोला था। तो यही सब हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, यील्ड पॉइंट। क्लियर है? बताओ समझ में आया इतना? अब देखो जी, इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं हम, एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ। ये मैंने आपको बताया था, सिग्मा वाई, ठीक है। बियॉन्ड द पॉइंट B, अब B के बाद क्या होता है, स्ट्रेन इंक्रीज मोर रैपिडली देन द स्ट्रेस। ऑब्वियसली B के बाद आप पूरे पार्ट में देखो जरा, स्ट्रेस थोड़ा ही दे रहे हैं, स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है ना। इफ़ द लोड इज रिमूव्ड एट एनी पॉइंट C, अगर हम C पॉइंट पे लोड को रिमूव करते हैं तो वायर डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल।
ठीक है, बट ट्रेसिस द डैश्ड लाइन सीई, सीई पे आती है ये, ठीक है। इवन ऑन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस टू जीरो अ रेजिडुअल स्ट्रेन इक्वल टू ओ ई इज लेफ्ट इन द वायर। रेजिडुअल भी क्या होता है, मतलब क्या, रिमेनिंग जो स्ट्रेन है वो कितना है हमारा, ओ ई रह गया इसके अंदर, इज लेफ्ट इन द वायर। द मटीरियल इज सेट टू हैव एक्वायर्ड परमानेंट, सेट हो गया यहाँ पर। एंड द फैक्ट दैट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज नॉट रिट्रेस्ड ऑन रिवर्सिंग द स्ट्रेन इज कॉल्ड द इलास्टिक हिस्टेरिसिस। इसको समझो, इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या होता है कि जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अपना जो ये कर्व है इसको रिट्रेस नहीं करती, जबकि कुछ और पाथ लेती है, समझ रहे हो, तो वो क्या है हमारा इलास्टिक हिस्टेरिसिस होता है। क्या होता है वो, इलास्टिक हिस्टेरिसिस। ये चीज़ याद रहनी चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद द पॉइंट डी, अभी देखो ऑब्वियस बात है आपको पता चल गया था यहाँ से, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, थोड़ा स्ट्रेस दे रहे हैं और स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। तो पॉइंट डी पे क्या होता है, यहाँ पर हमारी ये क्या होती है, सिग्मा यू, यानी कि इस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बियॉन्ड दिस पॉइंट। उसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद क्या होगा, अगर आप स्ट्रेस कम करें या फोर्स कम करें या बिल्कुल ना दें, तब भी क्या होगा, वो अपने आप स्ट्रेन बढ़ेगा उसका, और ई पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा। तो ये लिख रखा है, बियॉन्ड दिस पॉइंट एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड। जबकि स्ट्रेस भी रिड्यूस हो गया है तब भी एडिशनल स्ट्रेन होता है, या हम स्ट्रेस को रिमूव ही कर दे तब भी एडिशनल स्ट्रेन होगा ही होगा। एंड फ्रैक्चर पॉइंट अकर्स एट ई, ई पे क्या होगा, फ्रैक्चर पॉइंट होगा। और जो मैंने ब्रिटल और डक्टाइल के बारे में बताया था नोट में, वो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर कि इफ़ डी एंड ई पॉइंट्स आर क्लोज, अगर ये क्लोज हैं तो द मटेरियल इज सेट टू बी ब्रिटल। ऑब्वियसली बात है उसका फ्रैक्चर पॉइंट क्या होगा, नज़दीक होगा। कांच का अगर हम बात करें, क्योंकि ब्रिटल वाला क्या है, ग्लास है। इफ़ दे आर फार अपार्ट, अगर ये दूर हैं, द मटेरियल इज सेट टू बी डक्टाइल, ये पहचान हो जाएगी आपकी यहाँ पर, क्लियर है। उसके बाद मैंने डक्टाइल मटेरियल के बारे में यहाँ लिखा भी हुआ है, और ब्रिटल के बारे में कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो कौन सा मटेरियल है, द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होती है जिनमें, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर क्या है, लार्ज प्लास्टिक रेंज है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे एग्जाम्पल में, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब आ जाएंगे आपके, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, द मटेरियल विच हैव स्मॉल प्लास्टिक रेंज ऑफ एक्सटेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हमने क्या बात करी थी, डी और ई भी क्या हो जाएंगे, पास में हो जाएंगे, और ये प्लास्टिक रीजन भी इसका छोटा होता है। ये नई बात आपको यहाँ पर पता चलनी चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल है हमारा ग्लास का, अगर मैं इसका बनाऊँ ब्रिटल मटेरियल का, तो देखो कैसे बनेगा। यहीं पर अगर मैं बना के दिखाऊँगा आपको ऐसे, देखो जैसे ये है हमारा स्ट्रेस और ये क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है, क्लियर। तो इसमें देखो कैसे बनेगा हमारे पास, ये वाला पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर बनाया, ये बी पॉइंट, ठीक है, ये वाला बी पॉइंट बनाया, और बी और ई की क्या है हमारा, प्लास्टिक रीजन है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक रीजन क्या है, छोटा है इसमें, तो ये मैंने यहाँ तक बनाया, बस ऐसे कर दिया, ठीक है। ये ई पॉइंट हो गया इसमें, इस तरीके से। समझ में आया कुछ या नहीं, बताओ, इस तरीके से। तो ये जो एक तरह से टेल निकली हुई है, ठीक है, तो यहाँ प्लास्टिक रीजन छोटा है, तो ये जो टेल जिसमें ज़्यादा होगी, यानी कि उसमें क्या प्लास्टिक रीजन ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या है हमारे पास, डक्टाइल मटेरियल है। और जिसमें टेल छोटा है वो कैसे हैं, ब्रिटल है। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आ रही होगी। प्लास्टिक रीजन हमने यहाँ पर छोटा कर दिया। अब आप कहोगे डी और ई की भी तो बात की थी इसमें, तो ऑब्वियसली बात है ये डी के पास ही ई आ गया, डी और ई तो इसका बहुत ही पास है। यहाँ अब हम दिखा नहीं रहे, अगर दिखाएं तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा सकते हो, डी और ई पास में हो गया, ठीक है। और प्लास्टिक रीजन में देखो इसमें आप, ये क्या है, छोटा है इसका। क्लियर है इतनी बात समझ में आई। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें इलास्टोमर्स की, ठीक है। इलास्टोमर्स देखो जरा ध्यान से समझो, इलास्टोमर्स क्या है, द मटेरियल्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, मतलब क्या है, जिनको स्ट्रेच करें और लार्ज वैल्यू स्ट्रेन की होती है। जैसे कि रबड़ का एग्जांपल लो, स्ट्रेन करते हैं, स्ट्रेस करते हैं हम उसमें, और क्या हो जाती है, वो ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है उसके अंदर, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन होती है जिनके अंदर, वो क्या होते हैं हमारे इलास्टोमर्स होते हैं। और एक चीज़ और याद रखना, रबड़ को मैंने क्या बोला था, लेस इलास्टिक होता है, जैसे कि स्टील के कंपैरिजन में, बिकॉज वो अपनी शेप को ही नहीं चेंज होने देता, वो ज़्यादा इलास्टिक है ना, ये चीज़ आपको बताई थी मैंने। और रबड़ क्या होता है, अपनी शेप ही चेंज कर रहा है, चाहे वो दोबारा अपनी शेप में आ रही है, लेकिन वो पहले से ही क्या हो रहा है, स्टील तो आपसे हो ही नहीं रहा, अपनी पहले ही रेजिस्ट कर रहा है चेंज होने की शेप को। लेकिन रबड़ ऐसा नहीं होता, रबड़ तो स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन देखो मिसकंसेप्शंस क्या हैं कि हम सोचते हैं कि रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है और स्टील कम इलास्टिक है, लेकिन ये चीज़ को समझो, फिजिक्स में समझो ये बात, ठीक है। क्योंकि सोचने में यही लगता है कि नहीं यार रबड़ ज़्यादा इलास्टिक है, वो ज़्यादा खींची जाती है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। तो इलास्टिक जो है हमारा स्टील ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रबड़। तो रबड़ क्या है, कम इलास्टिक है। और कम इलास्टिक चीज़ जो होती है आपको पता है उसका यंग मॉडुलस क्या होता है, कम होता है। यंग मॉडुलस जिसका ज़्यादा वो ज़्यादा इलास्टिक होती है, जैसे स्टील का ज़्यादा होता है और रबड़ का कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलास्टोमर्स हैं, ये आपने एग्जांपल समझना है कि द मटेरियल विच कैन बी स्ट्रेच्ड
टू द लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन आर कॉल्ड द इलास्टोमर्स। और सबसे बड़ी बात क्या है, इलास्टोमर्स में हुक्स लॉ ओबे नहीं होता। हुक्स लॉ ओबे नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें देखो इस तरीके से इसकी कर्व आती है ऐसे, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो ये हमारा जो है पार्ट ये 0.5 है, ये 1 है, और यहाँ ये 0.5 है, और ये क्या है 1 है। और अगर आप इस पार्ट को देखो ना, यहाँ पर देखो ज़रा, स्ट्रेस कम हुआ, 0.5 से कम है स्ट्रेस, और स्ट्रेन 0.5 हो गया, लेकिन समझ रहे हो, स्ट्रेन ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस कम में स्ट्रेन ज़्यादा हो गया। वो अलग बात है कि अगर इस वाले पार्ट को आप कंपेयर करोगे तो आप कहोगे यहाँ तो ये सिमिलर सा हो रहा है, लेकिन नॉर्मल आप बात करो यहाँ से जब स्टार्ट हो रहा है तब कर्व देखो ना कैसी आ रही है, कम स्ट्रेस में स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है। तो ये हुक्स लॉ तो ओबे नहीं करता, ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए बात, ठीक है। एंड देयर इज़ नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन, भी इसका कोई वेल डिफाइंड नहीं होता, बट इट्स इलास्टिक रीजन इज़ वेरी लार्ज। इलास्टिक रीजन इसका लार्ज होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, इसको जैसे स्ट्रेच किया फिर दोबारा से अपनी शेप में आ जाता है। तो रबड़ के साथ ये चीज़ है ना, स्ट्रेच किया फिर आ गया अपनी शेप। तो इलास्टिक रीजन तो इसका लार्ज होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जाम्पल में दिया कि रबड़ हो गया, ठीक है। और मेन बात इसमें समझनी है आपने, ये जो कर्व भी बनाई है हमने, किसकी बनाई है आपके पास यहाँ पर, ऑर्टा की बनाई है, ठीक है। दैट इज द टिश्यू ऑफ ऑर्टा दैट इज प्रेजेंट इन द हार्ट, ठीक है। हार्ट में प्रेजेंट होता है वो टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी कैसा है, इलास्टोमर है। और मैंने नोट में लिख भी दिया कि इट्स यंग मॉडुलस इज वेरी लेस, बिकॉज ये आपको पता ही है रबड़ क्या होती है, कम इलास्टिक होती है। इलास्टिक रीजन ज़्यादा है लेकिन इलास्टिक कम है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें कि स्टील हो गया और मटेरियल हो गया, ठीक है। तो यंग मॉडुलस इसका क्या रहता है, लेस रहता है, ये भी आपको बात याद रहनी चाहिए। बताओ इलास्टोमर समझ में आया इसी में, ठीक है। तो ये थे हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द मेटेलिक वायर, और यहाँ पर भी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन बना दी किसकी, इलास्टोमर के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है, ये जो हमने बनाया है ये किसके लिए था, डक्टाइल मटेरियल के लिए था, क्योंकि डक्टाइल मटेरियल में ही आपका जैसे कॉपर आ गया, एल्युमिनियम आ गया, और उन्हीं की वायर्स की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर है। और जो ब्रिटल मटेरियल है उसके लिए मैंने ये बना दिया था आपके लिए, ठीक है ना। तो इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, किसके लिए है ये, ब्रिटल मटेरियल के लिए ये जो है हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाई यहाँ पर, बस आपको याद ही रखना है मेन तो, ठीक है। तो बताओ कर लोगे इसको, और ये सब जो थ्योरी लिखी हुई है आप पढ़ लेना, ठीक है। डिटेल में इसलिए लिखी है कि भूल जाओ तो याद आ जाए कि हाँ क्या क्या था इसमें, लिखोगे तो आप अपनी लैंग्वेज में ही पेपर में, क्लियर है, आ गया समझ में। ओके जी, थैंक यू।